के क्यूरियस मैन को चकित करता है कि 4G सिंपल पुश से टॉक सिस्टम तक कैसे विकसित हुआ। क्या कोई गवर्निंग बॉडी है जो कि स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करती है? कम्युनिकेशन के नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास किस तरह की सेवाएं होंगी? So friends, let's start the journey of wireless radio telephones. So friends, 20th सेंचुरी में वायरलेस रेडियो टेलीफोन्स को मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए स्टार्ट किया गया था। केयर बेस्ड टेलीफोन्स का सबसे पहले 1946 में सेंट लुइस में परीक्षण किया गया था। इस सिस्टम में किसी एक हाई राइज बिल्डिंग के टॉप से एक सिंगल लार्ज ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया जाता था। एक सिंगल लार्ज ट्रांसमीटर का इस्तेमाल हाफ डुप्लेक्स मेथड के जैसे सेंडिंग और रिसीविंग के लिए किया जाता था। एंड टू टॉक यूज़र एक बटन को प्रेस करता था जो कि रिसेप्शन को इनेबल करता था, जिसके कारण 1960s में इसे पुश टू टॉक सिस्टम के रूप में जाना जाने लगा था। यूज़र को एट ए टाइम बात करने और सुनने की अनुमति देने के लिए 1960s में IMTS इम्प्रूव्ड मोबाइल टेलीफोन सिस्टम का शुरुआत हुआ। IMTS 2 चैनल्स का इस्तेमाल करता था, वन फॉर सेंडिंग एंड अदर फॉर रिसीविंग, जो कि टेलीकम्युनिकेशन को फुल डुप्लेक्स मेथड में लाता था। 1970s में प्राइवेट कंपनीज ने एग्जिस्टिंग सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए अपने खुद के सिस्टम्स को डेवलप करना शुरू कर दिया था। एंड दोज प्राइवेट सिस्टम्स आर एनालॉग मोबाइल फोन सिस्टम, जिसका इस्तेमाल अमेरिका में होता था, टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम एंड नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन, जिसका इस्तेमाल यूरोप के कुछ हिस्सों में किया जाता था, और जापानीज टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन, जिसका इस्तेमाल जापान और हांगकांग में किया जाता था। इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड सिस्टम्स को फर्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है, जिसे कि बेल लैब्स के द्वारा शुरू किया गया था, और इसे एडवांस्ड मोबाइल फोन सिस्टम AMPS के रूप में भी जाना जाता है। इसको स्टार्ट करने का की आइडिया जियोग्राफिकल एरियाज को सेल्स में डिवाइड करना था, और हर एक सेल को एक बेस स्टेशन के द्वारा सर्व किया गया था ताकि फ्रीक्वेंसीज को दोबारा से यूज में लाया जा सके। और एज ए रिजल्ट AMPS अपग्रेड हुआ, जो कि IMTS के मुकाबले 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा यूजर्स को सपोर्ट करता था। मेजर कंसर्न फॉर द फर्स्ट जनरेशन वाज वीक सिक्योरिटी ऑन एयर इंटरफेस, फुल एनालॉग मोड ऑफ कम्युनिकेशन और रोमिंग नहीं था, जिसके कारण रोमिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ETSI के अंडर काम करना शुरू किया और सेकेंड जनरेशन सिस्टम को डेवलप किया। सेकेंड जनरेशन सेल्यूलर टेलीकॉम नेटवर्क को कमर्शियली GSM स्टैंडर्ड के आधार पर 1991 में फिनलैंड में शुरू किया गया था। ये 9.6 kbps के रेट से डेटा को डिलीवर कर सकता था ओवर द प्रीडिजर्स। 2G नेटवर्क के 3 प्राइमरी बेनिफिट्स थे। पहला कि अब फ़ोन कन्वर्सेशंस को डिजिटली एन्क्रिप्ट किया गया था। दूसरा, ये पहले के मुकाबले स्पेक्ट्रम के ऊपर अधिक एफिशिएंट था। एंड थर्ड, नाउ इट अलाउड फार ग्रेटर मोबाइल फोन पेनिट्रेशन लेवल। 2G इंट्रोड्यूस डेटा सर्विसेज फॉर मोबाइल। SMS टेक्स्ट मैसेजेस से शुरू कर आगे और अधिक डेटा रेट्स को कैरी करने के लिए GSM ने एक सर्विस डेवलप किया, जिसे कि जनरल पैक्ड रेडियो सर्विस GPRS के रूप में जाना जाता है। दिस सिस्टम ओवरलेड अ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क ऑन द एग्जिस्टिंग सर्किट स्विच टू GSM। GPRS 160 kbps के रेट से डेटा को ट्रांसमिट कर सकता था। GPRS के बाद के फेज को एनहेंस डेटा रेट्स फॉर GSM एवोल्यूशन एज कहा जाता है। इसने 8PS के मॉड्यूलेशन की शुरुआत की एंड को डिलीवर डेटा अप टू 500 kbps यूजिंग द सेम GPRS इंफ्रास्ट्रक्चर। उस समय के दौरान इंटरनेट पॉपुलर हो रहा था और डेटा सर्विसेज अधिक प्रिवेलेंट हो रही थी। Post 2.5G multimedia services and streaming started growing, and now phones started supporting web browsing. Development of 3G, 3GPP, and UMTS. Universal Mobile Telecommunication System UMTS एज को पूरी तरह से डेवलप करने में 1991 में सफल रहा था। This communication uses wideband CDMA to carry the radio transmission, and often the system is referred to the name WCDMA. Now, before we go further, let us understand how the governing bodies were developed. In the interest of producing truly global standards, the collaboration for both GSM and UMTS was expanded further from ETSI to encompass regional standard development organizations such as ARIB and TTC from Japan, TTA from Korea, AITS from North America, and CCF from China. इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, और इसी ज़रूरत ने 3GPP को जन्म दिया।
जिसने कि ITUR के ऑब्जर्वेशन के तहत काम किया। ITUR is one of the sector of International Telecommunication Union (ITU). Its role is to manage the international radio frequency spectrum. ITUR टेक्नोलॉजी फैमिलीज को डिफाइन करता है और इन फैमिलीज को स्पेक्ट्रम के स्पेसिफिक पार्ट्स के साथ जोड़ता है। ITUR also proposed requirements for radio technology. 3 ऑर्गेनाइजेशन ने ITUR के द्वारा प्रस्तावित इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। 3GPP, 3GPP2, IEEE. Evolution of 3GPP started from GSM to long-term evolution advanced. Evolution of 3GPP2 started from IS 95 to CDMA EVDO revision B, and the evolution of IEEE started from 802.16 fixed WMAX to 802.16M. क्योंकि 3GPP वाइडली डोमिनेटेड और एक्सेप्टेड था, इसलिए हम केवल 3GPP के द्वारा डेवलप्ड रोडमैप को इवॉल्व करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू थर्ड जनरेशन, UMTS या 3G वायरलेस सिस्टम का लक्ष्य स्टेशनरी या मूविंग यूजर्स के लिए मिनिमम 2 मेगाबिट पर सेकेंड के रेट से डेटा को प्रोवाइड करना था और चलती गाड़ी में 384 किलोबिट पर सेकेंड के रेट से डेटा को प्रोवाइड करना था। 3GPP ने इसे रिलीज 99 के नाम से डेजिग्नेट किया। Then after the upgrades and additional facilities were introduced at a successive release of 3GPP standard. Release 4. The release of 3GPP standard provided for the efficient use of IP. This was a key enabler for 3G HSDPA. Release 5. This release included core of HSDPA. It provided reduced delays for downlink packet and provided a data rate of 14 Mbps. रिलीज 6. इस रिलीज में HSUPA का कोर शामिल था विथ रिडक्शन इन अपलिंक डिले. इट इन्हेंस्ड अपलिंक रॉ डेटा ऑफ 5.74 Mbps. इस रिलीज में ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के लिए MPMS सिस्टम भी शामिल था. रिलीज 7. 3GPP स्टैंडर्ड के इस रिलीज में डाउनलिंक MIMO को इंक्लूड किया गया था फॉर सपोर्टिंग हायर ऑर्डर मॉड्यूलेशन ऑफ अप टू 64 QAM and that could be used at a time. Evolve HSPA 28 megabit per second के रेट से और 11 megabit per second के रेट से अपलिंक में डेटा प्रोवाइड करता था. This release brings up to the most awaited part, 4th generation system और the long term evolution LTE. टेलीकम्युनिकेशन का प्रारंभिक लक्ष्य मोबिलिटी और गोल कनेक्टिविटी था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होता गया सर्विसेज एक्सपांड होने लगी और अब सर्विसेज वॉइस और SMS तक ही सीमित नहीं थीं. LTE के इस एक्सपांशन और एफिशिएंट एग्जीक्यूशन के लिए प्योर IP आर्किटेक्चर का यूज करके दोनों नॉन रेडियो पार्ट SAE सिस्टम आर्किटेक्चर एवोल्यूशन एंड रेडियो पार्ट के लिए एक पूरे नया आर्किटेक्चर को अपनाया गया. ITUR के द्वारा प्रपोज्ड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए स्टडी ग्रुप का गठन और LTE स्टेबलाइजेशन 2004 में स्टार्ट हुआ. And the large number of telecom companies collaborated to achieve their common vision. In June 2005, Release 8 was finally crystallized after a series of refining. Some of the significant features of Release 8 were reduced delays for both connection establishment and transmission latency, increased user data throughput, increased cell edge bitrate for uniformity of service provision, reduced cost per bit, implying improved spectacle efficiency, simplified network architecture, seamless mobility, including between different radio access technologies, reasonable power consumption for both mobile terminal. These requirements were fulfilled by advancement in the underlying mobile radio technology. LTE रेडियो इंटरफेस डिज़ाइन को शेप देने वाली 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज थीं: मल्टी कैरियर टेक्नोलॉजी, मल्टीपल एंटीना टेक्नोलॉजी एंड द एप्लीकेशन ऑफ पैकेट स्विचिंग टू द रेडियो इंटरफेस. बड़ी संख्या में ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा इंटेंस एक्टिविटीज़ के परिणाम स्वरूप रिलीज 8 के लिए स्पेसिफिकेशंस को दिसंबर 2007 तक पूरा कर लिया गया था. द फर्स्ट कमर्शियल डिप्लॉयमेंट टुक प्लेस बाय द एंड ऑफ 2009 in Northern Europe.
In the subsequent releases, multiple services such as multi-cell HSDPA, HETNT, coordinate multipoint, carrier aggregations, massive MIMO, and many more were targeted for a rich customer experience. Now it's time to move from services to multi-services approach. दूसरे शब्दों में कहूँ तो LTE एडवांस्ड से नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम की ओर, जो कि 5th जनरेशन है. Features that have been planned to be added in the 5th generation or the next generation system are pervasive networks, जहाँ पर यूजर्स समवर्ती रूप से कई वायरलेस एक्सेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा रह सकता है, एंड सीमलेसली मूव बिटवीन दैम. ग्रुप कोऑपरेटिव रिले, यह एक ऐसी तकनीक है जिससे सेल के व्यापक क्षेत्र में हाई डेटा रेट अवेलेबल कराया जा सकता है. कॉग्निफाइव रेडियो टेक्नोलॉजी, it would enable the user equipment or the handset to look at the radio landscape in which it is located and choose the optimum radio access network, modulation scheme, and other parameters to configure itself to gain the best connection and optimal performance. And last, smart antennas. किसी भी सेल्युलर सिस्टम का एक और मेजर एलिमेंट है स्मार्ट एंटीना. By using this, it is possible to alter the beam direction to enable more direct communication and limit interface and increase overall cell capacity. So friends, here we have covered history of wireless communication starting from single channel based push to talk system to multiple services based purely advanced digital communication. So I hope guys I am able to share some knowledge about evolution of communication with you through this short video. Guys, if you like this video, make sure to hit the like button and comment your views and suggestions. Also share this video with your friends and family members. And guys, please help me to reach my goal by hitting the subscribe button. Jai Hind, Jai Bharat.